नमस्कार मित्रों, मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपको पता होगा इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो देखते हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, मूक का विलोम शब्द है। 1 अमूक, 2 वाचाल, 3 शूक, 4 हुक। इसका विकल्प 2 सही है, वाचाल। मूक का अर्थ होता है जो बिल्कुल भी ना बोले अर्थात गूंगा हो, और वाचाल का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलने वाला। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, बाण भट्ट की आत्मकथा है। 1 कहानी, 2 एक आत्मकथा, 3 एक उपन्यास, 4 इनमें से कुछ भी नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, 1 उपन्यास। तो बाण भट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1946 में रचित उपन्यास विधा की रचना है। इस उपन्यास में बाण की कादम्बरी तथा हर्ष चरित्र से संग्रहित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। 1 कबीर, 2 तुलसी, 3 सूरदास, 4 जायसी। इसका विकल्प 4 सही है, जायसी। जायसी जी ने केवल अवधी भाषा में रचना की है और इनकी अवधि ग्रामीण या ठेठ अवधि है, जिसमें से पद्मावत जो है इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त अखरावट, आखिरी का नाम, चित्ररेखा। चित्ररेखा मित्रों इनकी रचना का नाम है। अगर यदि आ जाए चित्रलेखा तो भगवती चरण वर्मा की रचना हो जाएगी। चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत, ये इनकी रचनाएं हैं। वैसे अवधी मतलब ये सूफी काव्यधारा, प्रेम मार्गी धारा के जितने भी कवि हुए हैं सभी ने केवल अवधी भाषा को अपनाया और किसी दूसरी भाषा में रचना नहीं की है। इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। इसके अतिरिक्त अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, जैसे मैंने अभी बताया चित्ररेखा इनकी रचना है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। और इनकी शैली क्या है, जितने भी सूफी कवि हुए हैं इनकी शैली मसनवी थी, मसनवी शैली थी, और भाषा क्या थी, अवधी। इसके अतिरिक्त कबीरदास जी, इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुकंकड़ी कहा जाता है। तुलसीदास जी, इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को अपनाया है। सूरदास जी, इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। का ये पहला देख लेते हैं। पहला है, अच्छा ये का है गबन, खा गोदान, गा सेवा सदन। इसका पहला है का खा गा, दूसरा गा का खा, तीसरा खा का गा, चौथा गा खा का। इसका विकल्प 2 सही है, गा का और खा। सबसे पहले ये विकल्प गा आएगा, सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास की रचना काल है 1918। फिर मित्रों ये का विकल्प आएगा, गबन। इनका जो गबन उपन्यास है इसकी रचना इन्होंने की थी 1931 में। और इनका सबसे अंतिम उपन्यास है गोदान, इसकी रचना इन्होंने की थी 1936 में। तो सबसे पहले सेवा सदन गा 1918, उसके बाद गोदान नहीं गबन 1931 और गोदान 1936। तो सेवा सदन, गबन, गोदान ये इसका क्रम होगा, इसलिए विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न। प्रश्न 5,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। एक सूरदास, दो मीराबाई, तीन कुंभन दास, चार तुलसीदास। इसका विकल्प 2 सही है, मीराबाई। ये मीराबाई जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। और इसमें यदि आपसे अलंकार पूछा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रत्न, राम रूपी धन, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। 1 परमाल रासो, 2 बीसल देव रासो, 3 हमीर रासो, 4 खुमाड़ रासो। इसका विकल्प 1 सही है, परमाल रासो। परमाल रासो ये आल्हा खंड का दूसरा नाम है, मतलब आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। इसके रचयिता कौन है, जगनिक कवि। जगनिक जी जो है वो इसके रचयिता हैं। जगनिक कालिंजर के राजा परमादिदेव के दरबारी कवि थे और इन्होंने उनके यहाँ 2 सैनिकों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया है। इस प्रकार से आल्हा खंड या परमाल रासों में वीर रस है और ये मित्रों लोकगीत के रूप में जो है ये गाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सावन के महीने में बहुत गाए जाते हैं। आल्हा गीत जो होते हैं ये सावन के महीने में बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं। बीसल देव रासो नरपन नाल जी की रचना है। हमीर रासो सारंग धर जी की रचना है और खुमाड़ रासो ये दलपत विजय की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। 1 ब्रजभाषा, 2 बुंदेली, 3 अवधी, 4 कन्नौजी। इसका विकल्प 3 सही है, अवधी। अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की मित्रों 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और ये अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधी बोली जो है ये पूर्वी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बोली है, जिसमें कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है और इसी अवधि में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। ये अवधि का क्षेत्र जो है ये विशेषकर ये अवध क्षेत्र है। अवध माने अयोध्या। अयोध्या जो फैजाबाद, तो फैजाबाद का नाम भी अयोध्या पड़ गया है। तो ये अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, ये सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, गोडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, इन सभी स्थानों पर अवधी भाषा बोली जाती है। और ये तीनों क्या है, तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी बोलियों की संख्या 5 है, जो कि शौरसैनी अपभ्रंश से जिस उत्पत्ति मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, शौरसैनी अपभ्रंश से। तो इनकी संख्या 5 है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी। हरियाणवी का उपनाम है बांगरू। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। 1 कबीर, 2 सरहपाद, 3 सूरदास, 4 विद्यापति। इसका विकल्प 2 सही, सरहपाद। तो मित्रों राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद जी को हिंदी का पहला कवि माना है और सर्वमान्य रूप से भी यही हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। इनके अन्य कई नाम हैं, जैसे सरहपा, राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोहरू वज्र, पद्म वज्र आदि। इनके इस प्रकार से कई नाम हैं। ये सिद्ध साहित्य के से संबंधित है। सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा के संत हुए हैं, साध हुए हैं, जो साधना करते थे, उन्हीं को सिद्ध साहित्यकार के नाम से जाना गया है। इनकी संख्या कितनी, इनकी कुल संख्या 84 थी और इनकी भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है। तो सिद्धों संख्या कितनी थी, 84 थी।
इनमें से अधिकतर योगी और 4 योगिनियाँ थीं, जिनके नाम इस प्रकार हैं चारों योगिनियों के: मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा और मेखलापा। क्या नाम था? मणिभद्रा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मेखलापा। और अंत में सिद्ध साहित्य के ही कुछ संत ऐसे हुए हैं जिसमें से कि गोरखनाथ जी का नाम सर्वप्रमुख है। इन्हीं ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? 1 अमीर खुसरो, 2 जायसी, 3 विद्यापति, 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प 1 सही है, अमीर खुसरो। तो मित्रों, अमीर खुसरो जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी में रचना की है। और ये बलबन अलाउद्दीन खिलजी, बलबन अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। इनका कहना था, मुझसे जो कुछ कहो हिंदवी में कहो। इन्हें तूते ये हिंद भी कहा जाता है, अर्थात कि हिंदुस्तान की तूती कहे जाते थे ये। इनका उपनाम था अबुल हसन या अमीनुद्दीन खुसरो। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? 1 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 2 राम कुमार वर्मा, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 राहुल सांकृत्यायन। इसका विकल्प 4 सही है, राहुल सांकृत्यायन। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन जी ने। इसके थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने आदिकालीन हिंदी साहित्य को वीर काल नाम दिया है। वीर गाथा काल मित्रों रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है, और केवल वीर काल यह आदिकाल को नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। राम कुमार वर्मा जी ने, इन्होंने आदिकाल को चारण काल और संधि काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? चारण काल और संधि काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, जगदीश शब्द का सही संधि होगी। जगदीश शब्द की सही संधि होगी: 1 जगत प्लस ईश, 2 जगत प्लस ईश, 3 जगत प्लस ईश, 4 जगत प्लस ईश। इसका विकल्प 3 सही, जगत प्लस ईश। जगत प्लस ईश। तो मित्रों, यहाँ व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है? पहला वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण हो गया है, कहीं पहले की जगह तीसरे में बदल जाता है और कहीं पहले की जगह पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। तो यहाँ पहले की जगह तीसरा हो गया है, ता था दा। तो यहाँ पर जगदीश का संधि विच्छेद होगा, जगत प्लस ईश। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? किस कवि का उपनाम था? 1 सोहन लाल द्विवेदी, 2 रामचरित उपाध्याय, 3 मैथिली शरण गुप्त, 4 माखन लाल चतुर्वेदी। इसका विकल्प 4 सही है, माखन लाल चतुर्वेदी। ये मित्रों राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और इनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। जैसा कि आपने सुना होगा इनकी काव्य की कुछ पंक्तियाँ: चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं,
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना है वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, युगचारण, समर्पण और माता। और मित्रों, इनको सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को मिला था, माखन लाल चतुर्वेदी जी को, हिम तरंगिणी नामक रचना पर। कौन सी रचना पर? हिम तरंगिणी नामक रचना पर, 1955 में। अगला प्रश्न 13। संशय की एक रात के लेखक हैं? 1 मुक्तिबोध, 2 धूमिल, 3 श्रीकांत वर्मा, 4 नरेश मेहता। इसका विकल्प 4 सही है, नरेश मेहता। तो संशय की एक रात नरेश मेहता जी की कृति है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं, जैसे वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिरी समुद्र से तात पर, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन अरण्य, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शहरी, प्रार्थना पुरुष। अगला प्रश्न 14। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? 1 प्रगतिवाद, 2 हालावाद, 3 प्रयोगवाद, 4 आकविता। इसका विकल्प 3 सही है, प्रयोगवाद। मित्रों, तार सप्तक का संबंध प्रयोगवादी काव्यधारा से है। इसके जनक अज्ञेय जी थे। अज्ञेय जी ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक की स्थापना की और यही समय प्रयोगवाद का भी था। दूसरा तार सप्तक नहीं, दूसरा सप्तक। तार सप्तक तो केवल पहले को कहेंगे। तो पहला तार सप्तक 1943 में, जिसमें 7 कवि थे। उसके बाद दूसरा सप्तक, इसकी रचना हुई थी 1951 में, दूसरे सप्तक की। इसमें भी 7 कवि थे। और तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न 15। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है? 1 अपूर्व, 2 अद्वितीय, 3 अभूतपूर्व, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। इसके अतिरिक्त अपूर्व किसे कहते हैं? अपूर्व माने जिसके जैसा पहले कोई ना हुआ हो, मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो अपूर्व है। तो ये वो हो गया अपूर्व। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए क्या शब्द आएगा? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए होगा, एक शब्द आएगा अद्वितीय। और एक शब्द और पूछा जाता है, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनुपम। अगला प्रश्न। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? 1 तत्सम, 2 देशज, 3 तद्भव, 4 विदेशज। इसका विकल्प 4 सही, विदेशज। तो मित्रों, ये विदेशी भाषा से आया शब्द है और ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? 1 भट्टलोलट, 2 शंकुक, 3 क्षेमेंद्र, 4 अभिनव गुप्त। इसका विकल्प 3 सही है, क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र भरत मुनि के सूत्र के व्याख्याकार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ये तीनों हैं। क्षेमेंद्र का संप्रदाय क्या था? औचित्यवाद।
औचित्यवाद क्षेमेंद्र का संप्रदाय था और ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं थे। ये भट्ट लोलट जी जो हैं ये उत्पत्तिवाद से संबंधित हैं, शंकुक अनुमतिवाद से संबंधित हैं और अभिनवगुप्त अभिव्यंजनावाद से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों ही भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, कालिदास की रचना रघुवंशम है। एक खंड काव्य, दूसरा एक मुक्तक काव्य, तीसरा एक गीत काव्य, 4 एक महाकाव्य। इसका विकल्प 4 सही है, एक महाकाव्य। जो कालिदास जी की रचना रघुवंशम है ये महाकाव्य विधा की रचना है। इसमें राजा रघुवंशम में ये राजा रघु, अज, राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा इन सभी का वर्णन किया गया है। विशेषकर तो इसमें राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का वर्णन है। रघुवंशम में वो नंदिनी इन गाय होती है, उसके लोग बहुत सेवा करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए और अंत में उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। एक हिंदी की पहली कहानी, 2 हिंदी की पहली आत्मकथा, 3 हिंदी की पहली कहानी, 4 हिंदी की पहली काव्य नाटिका। इसका विकल्प 2 सही, हिंदी की पहली आत्मकथा। तो बनारसी दास जैन जी ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था अर्धकथानक। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। 1 रूपक, 2 यमक, 3 अनुप्रास, 4 श्लेष। इसका विकल्प 4 सही है, श्लेष। तो मित्रों जहाँ पर एक पंक्ति में केवल एक शब्द आता है उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाया खाए बौराए नर वा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द नहीं, सॉरी, ये तो यमक अलंकार है, ये श्लेष अलंकार पूछा गया है। तो श्लेष अलंकार में जहाँ एक शब्द एक बार आता है उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन का अर्थ क्या होता है? सुबरन के शब्द एक बार आया, इसके अर्थ 3 निकल रहे हैं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। जैसे कवि के पक्ष में क्या हो गया सुबरन का? सुंदर अक्षर। एक कवि क्या होता है? सुंदर शब्द या सुंदर अक्षरों का ज़्यादा अपनी कविता में प्रयोग करता है जिससे ज़्यादा लोग आकर्षित हों। व्यभिचारी व्यक्ति क्या होते हैं? यहाँ है सुबरन का सुंदर स्त्री। वो सोचते हैं, सुबह उठते हैं किसी सुंदर नारी के दर्शन हो जाए, मेरा दिन धन्य हो जाए। तीसरा सुबरन का अर्थ है स्वर्ण या सोने के अर्थ में, मतलब चोर के पक्ष में सोना या स्वर्ण। कोई भी चोर क्या सोचता है कि मुझे कहीं से सोना मिल जाए, धन मिल जाए, चाहे किसी की चेन खींचनी पड़े या किसी भी प्रकार से सोना मिल जाए, स्वर्ण मिल जाए। इस प्रकार से सुबरन शब्द एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ 3 निकल रहे हैं। तो जहाँ पर एक शब्द वाक्य में एक बार आता है उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार मित्रों इसका उल्टा होता है। एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत माना है? 1 भूषण, 2 देव, 3 केशव, 4 पद्माकर। इसका विकल्प 3 सही है, केशव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत माना है।
जैसे कि केशवदास जी ने क्या किया है। मित्रों, आपको शायद पता हो कि ना पता हो, रामचंद्रिका जो इनका महाकाव्य है ये रामचरित पर आधारित है। और इन्होंने सोचा जब तुलसीदास जी जैसे रामचरित मानस की रचना करके अमर हो गए, मैं भी रामचंद्रिका की रचना करूँ रामचंद्र जी के ऊपर, शायद मैं भी अमर हो जाऊँ। और रामचंद्रिका की रचना इन्होंने केवल एक रात में की थी और उसमें बहुत अलंकार और छंद बहुत ज़्यादा भर दिए हैं इन्होंने, और परिमार्जित परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, मतलब उसको बहुत कठिन बना दिया है। अब काव्य का क्या मतलब होता है? काव्य या किसी भी रचना का अर्थ तो ये होता है जो सर्वसाधारण की समझ में आ जाए। इसका कोई मतलब थोड़ी रहता है आप ही लिखो आप ही समझो। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी रामचंद्रिका रचना के ऊपर इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं। और इन्हें कुछ विद्वान जो है वो मतलब रीत काल के कवि तो हैं ही है, ये बहुत से विद्वान इन्हें भक्ति काल का कवि भी मानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा के प्रस्तोता हैं। एक पंडित जगन्नाथ, 2 आचार्य भामा, 3 आचार्य दंडी, 4 आचार्य विश्वनाथ। इसका जो है इसके वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसका विकल्प 4 सही होगा, आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में। कौन से ग्रंथ में? साहित्य दर्पण में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम माने रस युक्त वाक्य ही काव्य है। बिना रस के जो वाक्य है, जो बिना रस के उसको वाक्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये जो है पंडित नाथ जगन्नाथ ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम। किसने कहा है? रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम, ये कहा है पंडित राज जगन्नाथ ने। और इन्होंने भामा जी ने कहा शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद्यम च तद विधा। दंडी ने क्या काव्य के लक्षण बताए हैं? दंडी जी का कहना है शरीर ताव दिष्टाथ व्यवंछीन पदावली। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। पहला 1 23, 2 33, 3 27, 4 37। इसका विकल्प 2 सही है, 33। इसका विकल्प 2 सही है, 33। तो मित्रों, रसों के संचारी भावों की संख्या 33 है और एक 34वां रस भी माना है। देव नामक कवि ने छल नामक संचारी भाव को 34वां संचारी भाव माना है। किसने माना? देव नामक एक कवि हुए हैं जिन्होंने छल नामक संचारी भाव को 34वां संचारी रस माना है। लेकिन वैसे समान दृष्टि से रसों की संचारी भावों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? 1 कालिदास, 2 भवभूति, 3 माघ, 4 भास। इसका विकल्प 2 सही है, भवभूत। तो भवभूत जी ने एको रस करुण एवं, इन्होंने करुण रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है, रसराज कहा है। मित्रों सोचो, करुण रस को रसराज माने हैं, ये अपना अपना विचार होता है। और उत्तर रामचरितम इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो इन्होंने करुण रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। वैसे यदि आपसे सर्वश्रेष्ठ रस पूछा जाए तो वो रसराज माना है। और सभी कवियों ने समान दृष्टि से श्रृंगार रस को माना जाता है। और श्रृंगार रस को सबसे पहले रसराज की उपाधि दी है भोजराज जी ने।
तो करुण रस को सर्वश्रेष्ठ रस भवभूत जी ने माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, परमान लासो काव्य कृत के कवि का नाम है? 1 नल्ह सिंह भट्ट, 2 हेमचंद्र, 3 जगनिक, 4 सारंगधर। इसका विकल्प 3 सही है, जगनिक। तो परमान लासो काव्य कृत के कवि का नाम है जगनिक। परमान लासो इसका दूसरा नाम है आल्हा खंड। इसके रचयिता जगनिक जी थे। और इन्होंने ये महोबा के आल्हा और उदल नामक 2 वीरों का इन्होंने वर्णन किया है। ये वीर रस से भरपूर रचना है और ये सावन के महीने में ये गीत गाए जाते हैं। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। यदि किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे TGT PGT हिंदी के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।